हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री अध्याय 1 से लेकर 6 तक, जी हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 में यहीं से आएगा, इस बात की गारंटी प्यारे बच्चों। यह यूट्यूब चैनल आपका SKM स्टडी आपको देता है, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप पता है आपको सिलेबस से ही तो दिए जाएंगे ना, सिलेबस से बाहर तो आपका दिया नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए ताकि बोर्ड में आप लोग 95% से ज़्यादा नंबर गेन करें, ठीक है ना। और ज़बरदस्त हमारे साथ प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना है, बाकी पूरी तैयारी हम आपको करवा देंगे। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। किसी चीज़ का बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। और इसकी PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर प्यारे बच्चों मिलेगी। इसकी जो PDF और नोट्स है टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी। आज का लाइक टारगेट है प्यारे बच्चों 1000। आशा करते हैं आप लोग 1000 लाइक करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको जो पिछले वीडियोस का है उसका भी प्यारे बच्चों PDF SKM स्टडी टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप जबरदस्त तरीके से प्यारे बच्चों बस आप पढ़ाई कीजिए और आपको कुछ भी बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी पूरी हम लोग प्यारे बच्चों आपकी तैयारी करवा देंगे, चाहे हिंदी की हो या फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो या फिर बायोलॉजी की हो या फिर मैथ की हो। सारे प्यारे बच्चों प्रश्नों का संग्रह आपका लेके आ रहा है यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। आपके पास आपके साथ हमेशा रहेगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करें। लाइक जरूर कर दे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या है। दिया क्या है, यहाँ पे दिया है पोटेशियम क्लोराइड को 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KCl का भार कितना दिया है, KCl का भार कितना दिया है, पोटेशियम क्लोराइड का भार कितना दिया है, 15 ग्राम दिया है। पोटेशियम क्लोराइड का भार कितना दिया है, 15 ग्राम दिया है। कितने लीटर जल में घोला जाता है, 1 लीटर जल में घोला जाता है। यानी कि KCl का आयतन, KCl विलयन का आयतन, यानी कि विलयन का आयतन, ठीक है ना। KCl विलयन का आयतन कितना दिया है, 1 लीटर दिया है। कितना दिया है, 1 लीटर दिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमें KCl का अणुभार निकालना हो, क्या निकालना हो, KCl का अणुभार, KCl का अणुभार, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पोटेशियम का अणुभार धन क्लोरीन का अणुभार। पोटेशियम कितना दिया है, 39, क्लोरीन का कितना दिया है, 35.5, टोटल कितना आ जाएगा आपका 74.5 आ जाएगा। यानी KCl का अणुभार कितना आ गया, 74.5। निकालना क्या है, विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता का फार्मूला लगा दीजिए, विलयन की मोललता बराबर क्या होता है, KCl का भार बटे KCl का अणुभार, KCl का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। तो KCl का भार कितना है, 15 ग्राम बटे KCl का अणुभार 74.5 बटे टोटल कितना है, 1 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.20 मोल प्रति लीटर। और यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर। अर्थात विलयन की मोललता कितनी हो जाएगी, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन की मोललता कितनी हो जाएगी, 0.02 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। ओके, अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। यानी कि आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस की आपको परिभाषा लिखनी है। आयनिक ठोस होता क्या है,
तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड इत्यादि जितने भी होते हैं, सोडियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड जितने भी होते हैं वो आयनिक ठोस के क्या है, उदाहरण है। आयनिक ठोस क्या होता है? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आयनिक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है। और आपको जहां पर भी डाउट आ रहा है कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है। किसको ऑन करना है? ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों आपको ऑन करना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे तीसरा, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? जो समपराशरी विलयन होता है किसे कहते हैं, या फिर समपराशरी विलयन क्या होता है? समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? समपराशरी विलयन क्या होता है? तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो। ऐसे विलयन जिनके जो परासरण दाब हो क्या हो? समान ताप पर समान हो, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। दो समपराशरी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसको आपको पता होना चाहिए। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। तो समपराशरी विलयन का परिभाषा याद कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। दो समपराशरी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्यारे बच्चों, 0.1 मोल ग्लूकोज तथा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों? कारण सहित लिखिए। यानी 0.1 मोल ग्लूकोज तथा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों, आपको कारण सहित प्यारे बच्चों बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह आयनन पर सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन दो आयन देता है, जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं होता। परासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। अणुसंख्या गुणधर्म आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, या फिर इसको अणुसंख्य भी बोला जाता है। अणुसंख्य गुणधर्म अनुक्रमानुपाती अणुओं की संख्या। ठीक है। तो यह प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके। अगला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखो। यानी फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार, यानी फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्यारे बच्चों प्रथम नियम क्या होता है? फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम क्या होता है? तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा अर्थात कुल आवेश के समानुपाती होता है। इसे ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम कहा जाता है। फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम कहा जाता है। इतना क्लियर है? चलिए आगे की ओर चले। अगला प्रश्न यहाँ पे, आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया प्यारे बच्चों क्या होती है? उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक न हो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाता है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है?
वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक न हो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए C12H22O11 प्लस H2O, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकलेगा तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्राप्त होगा। उपयुक्त अभिक्रिया की कोटि एक है क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इनकी आणविकता 2 है और आणविकता इनकी क्या है 2 है। क्लियर है। 7वां प्रश्न है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक प्यारे बच्चों सांद्रता है, यानी कि सांद्रण। तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप इकाई समय में अणुओं के आपस में टकराने की संभावना बढ़ने से अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है। अर्थात सीधा आप कह देंगे कि अभिक्रिया की अगर अभिकारक का सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर या सांद्रण बढ़ने पर उस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसका अगर सांद्रता घटा दे, सांद्रण घट जाएगा तो अभिक्रिया की वेग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, घट जाएगी। क्लियर है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दूसरा है ताप। तो ताप की वृद्धि से सक्रिय अणुओं तथा प्रभावकारी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर, किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है, और अभिक्रिया की ताप घटाने पर अभिक्रिया की वेग क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, अधिशोषण। अधिशोष तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अधिशोषण। तो किसी ठोस या द्रव से पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित और धारित करने की परिघटना, जिसके कारण अणुओं की पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, अधिशोषण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अधिशोषण कहते हैं, उसे अधिशोषण कहा जाता है। अब है यहाँ पे अधिशोष। ये अधिशोष क्या होता है, अणुक स्पीसीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, अधिशोष कहलाता है। अधिशोष क्या होता है, अणुक स्पीसीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, अधिशोष कहलाता है। उसे हम लोग अधिशोष कहते हैं। अब यहाँ पे अधिशोषक। तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। उसे हम लोग क्या कह देंगे, अधिशोषक कह देंगे। क्लियर है। अगला यहाँ पे 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, समझाना है। ठीक है। तो इसका कारण है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेगी, जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी। ठीक है। अगला यहाँ पे 10वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है, स्वर्ण संख्या की परिभाषा दीजिए। यानी स्वर्ण संख्या क्या होती है, उसको प्यारे बच्चों आपको स्वर्ण संख्या की यहाँ पे परिभाषा देनी है। हर एक प्यारे बच्चों प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अच्छे से पढ़ना है। जहाँ तक हो सके प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत कीजिए, बाकी हम आपकी पूरी तैयारी करा देंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड साल के 10 मिली में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिली को डालने पर सॉल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होती है। उसी के प्यारे बच्चों हम लोग स्वर्ण संख्या कहते हैं। स्वर्ण संख्या रक्षी साल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही क्या होगी प्यारे बच्चों, कम होगी। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। यानी उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 क्या क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग होता है भोज्य पदार्थों के संरक्षण में यह प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जीवाणु विकसित नहीं हो सकते। यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको प्यारे बच्चों, उनको हम लोग संरक्षण में यानी वो खराब ना होने पाए, इसलिए वहाँ पर हम लोग हीलियम का उपयोग
करते हैं। दूसरा, हीलियम थर्मामीटर कम ताप पर कार्य में प्रयुक्त होता है। तीसरा, कम श्यानता के कारण इसका उपयोग कुतुबनुमा में भी किया गया है। जो कुतुबनुमा है उसमें प्यारे बच्चों इसमें होता है। अगला है हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, यानी कि 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन दमा तथा अन्य श्वास की बीमारियों में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है और यह आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए तैयार कर लीजिए। तो हीलियम का प्रमुख स्रोत में मोनेजाइट सैंड है, जो कि एक रेडिएक्टिव खनिज है। हीलियम तथा रेडान को रेडियम के रेडिएक्टिव विघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका रिएक्शन यहाँ प्यारे बच्चों दिया गया है। तो ये केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अध्याय शिक्षा तक आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।